बिजनेस में एक कहते हो कि हम जब सारी किस्तियाँ जला के आप आते हो ना, तो फिर आपके पास सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता होता है, बिकॉज यू कांट गेट बैक। आप पीछे, तो यही बिजनेस का मेरा ये मानना होता है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आपको रजिस्टर करना होता है इंपोर्ट करने से पहले। इवन अगर कोई लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको भी सेल करने से पहले प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने से खुद जाके रजिस्ट्रेशन करा ले? बहुत आसान है अच्छा। करना, मतलब इसको, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तो हमने बात किया कि जब हम लोग बाहर से लेके आते हैं या अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है लोकल प्रोडक्ट्स, अगर कोई यहाँ पे यहीं पे लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है और यहाँ पे अगर कोई बेच रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? ये सारे प्रोसेस उस पे अप्लाई होते हैं उस पे भी? तकरीबन एक खाली एक दो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका को ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल हम अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हम फॉर एग्जांपल बताएं तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एक डॉक्यूमेंट हमें सबसे ज़रूरी होता है फ्री सेल सर्टिफिकेट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंट्री है, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लाना होता है, फ्री सेल सर्टिफिकेट। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो हमें उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम जो मैन्युफैक्चरर का जो लाइसेंस है वही उसके लिए काफ़ी होता है। बाकी दो डॉक्यूमेंट जैसे एक इंग्रेडिएंट रिपोर्ट है या सीओए है, खाली वो डॉक्यूमेंट काफ़ी है और उससे ही वो प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है। ओके, ओके। तो लोकल के लिए हो जाता है। लोकल। अच्छा, एक और चीज़ है ना कि मतलब एक कंट्री के अंदर वी हैव फ्री ज़ोन्स, राइट? तो कभी मतलब फ्री ज़ोन में ऐसा होता है कि आपने फ्री ज़ोन में अगर कंपनी रजिस्टर किया है तो आप उसी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसी फ्री ज़ोन के अंदर ही बेच सकते हैं या फिर पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी बेच सकते हैं? ऐसा? बिल्कुल, ये एक लिमिटेशन है फ्री जोन की। जो लीगल कंडीशन उसके साथ है वो ये है कि अगर आप फ्री जोन में हो तो आप इंटर फ्री जोन में ही ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेनलैंड में आपको उसको बेचना है, हाँ। अगर मेनलैंड में, तो आपको उसको एक मेनलैंड की कंपनी के नाम पर आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब आप B2B फ्री जोन से आप B2B कर सकते हो। फ्री जोन कंपनी आप डायरेक्टली मेनलैंड की कंपनी को बेच सकती है। ओके। तो वो, लेकिन वो B2B कर सकती है। हाँ। लेकिन वो एक, जैसे आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, आपने एक फ्री जोन कंपनी के नाम पे इंपोर्ट किया और डिस्ट्रीब्यूटर को आपने वो तो थ्रू सेल कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि फ्री जोन कंपनी ऑनलाइन भी बेच सकती है, जो अभी कुछ पिछले सालों में, कुछ सालों में देखोगे आपकी बहुत सारा यहाँ ऑनलाइन मार्केट जो इन्होंने एक्सप्लोर हुआ है, तो उसमें फ्री जोन कंपनीज को भी अलाउड है कि वो ई कॉमर्स की एक्टिविटी या जो उनके पास होती है तो वो भी ऑनलाइन बेच सकती है। उनके लिए एक कंडीशन ये आती है कि जब एक फ्री जोन कंपनी अपने पोर्ट से कंसाइनमेंट बाहर निकालना होता है तो उनको एक थर्ड पार्टी 3PL कंपनी जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी, तो या तो वो किसी मेनलैंड कंपनी के नाम पे बाहर निकलेगा या फिर एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी होती है जो फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं उनके नाम पर, उनके एड्रेस पे वो बाहर निकलता है और उनके वहाँ स्टोर होता है और वहाँ से फिर वो लोग, ये फुलफिलमेंट सेंटर वाले जो होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आउटसोर्स ऑप्शन भी है विदाउट हैविंग योर ओवन वेयर हाउस और इन सारी फैसिलिटीज़। मतलब अपने खुद का रेंटेड आउट करने के बजाय आप फुलफिलमेंट सेंटर पे अपने प्रोडक्ट्स को रखें, ऑनलाइन सेल करें। हमारे पास इतना एक अच्छा एक इकोसिस्टम बना हुआ है सचिन यहाँ पे कि आपको यहाँ होने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर इंडिया में बैठे हो तो अभी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस का तो खाली वहाँ से नहीं, यहाँ लोकल कंपनी सेट करके प्रोडक्ट यहाँ आएंगे तो आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपनी कंपनी बनाएं, उस कंपनी के नाम पे प्रोडक्ट रजिस्टर करें, फिर उन प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के बाद इंपोर्ट करें। वो क्लियरिंग एजेंट आपका इंपोर्ट करके आपके फुलफिलमेंट सेंटर में रखेगा। आपको सिर्फ ये करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना है। आप सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने अमेजन में आपने यहाँ लिस्ट करवा दिया और अमेजन पे ऑर्डर आया, तो फुलफिलमेंट सेंटर वाला वो अमेजन के वेबसाइट से कनेक्ट होगा। वो ऑर्डर फुलफिलमेंट के पास जाए, फुलफिलमेंट सेंटर के पास जाएगा, वो उसको पैक करेगा, डिलीवर कर देगा, ऑर्डर पेमेंट आपके पास ऑनलाइन आ गया। तो बताओ आप यहाँ नहीं हो तो भी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, तो वो उनका हम वो यूरोप में या दूसरे इंडिया के या दूसरे जगह बैठे होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि आपको सब कुछ जो है बिना आपके हुए भी आपका सारा काम आसानी से हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो अपनी कंट्री में बैठे होते हैं और उनको आने की या बहुत रेगुलर यहाँ मैन पावर नहीं लगा सकते, तो दे कैन गो इन दिस वे। और ये बहुत आजकल ग्रो हो रहा है ये चीज़ कि लोग ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करते हैं कंट्री में अपना, वो लोग रहते भी वहाँ पे नहीं है फिर भी अपना बिजनेस सेटअप कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो प्रोडक्ट
क्या प्रोडक्ट वो बेचने वाले हैं और वो प्रोडक्ट को रजिस्टर कर एग्जैक्टली इवन अगर आप अमेजन पे भी आप बेच रहे हो ऑनलाइन मार्केट जैसे amazon.ai पे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भी आपका अगर रेगुलेटेड प्रोडक्ट है तो जैसे इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको अमेजन के बारे में बताता हूँ कि अमेजन का एक कॉन्सेप्ट है कि अमेजन जैसे amazon.com है एक जो मेन उनका एक जो वेब जो पोर्टल है उसके अलावा amazon.in पर्टिकुलर कंट्री वाइज भी इनके अलग अलग जो होते हैं सेलिंग करने मार्केट प्लेसेस। तो अगर कोई मान लो आपका प्रोडक्ट आप amazon.in पे इंडिया पे बेच रहे हो तो इन्होंने एक अमेजन सेंट्रल किया हुआ है कि आप अपने प्रोडक्ट को amazon.ai पे भी लिस्टिंग करा सकते हो। ओके ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अब उसको भेज सकते हो प्रोडक्ट को और अमेजन FBA में आप उनको रखवा सकते हो। ओके जो FBA मतलब अमेजन का जो वेयर हाउस है फुलफिलमेंट सेंटर है तो आप उनको डायरेक्टली क्योंकि उसमें किसी थर्ड पार्टी की क्लियर कराने की जरूरत नहीं होती आप वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है तो वो नॉर्मली रख सकते हो। लेकिन अगर रेगुलेटेड प्रोडक्ट है लाइक फूड या कॉस्मेटिक या सप्लीमेंट्स है तो फिर और या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है तो फिर आप उसको डायरेक्ट तो उस कंडीशन में क्या होता है कि या तो आपकी यहाँ कंपनी होनी चाहिए जिसके नाम पर आप अपनी खुद की कंपनी के नाम पर इम्पोर्ट करके और फुलफिलमेंट सेंटर में रखा हो या फिर एक फैसिलिटी एक ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं कि आपका कोई अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए AR एक जिसको बोलते हैं वो आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर कराए और रजिस्टर करा के वो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करके और फिर वो आपके प्रोडक्ट को अमेजन FBA में रखवाए। अच्छा वो AR रखा है मतलब AR जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है रिप्रेजेंटेटिव बन जाए जी। तो हमारे पास भी वो सर्विस है AR की जी। तो हम फैसिलिटेट कराते हैं ऐसे लोगों को जो अमेजन पे फॉर एग्जांपल बेचना है और उनके पास यहाँ लोकल कोई कंपनी सेटअप भी नहीं है तो उनको भी हम फैसिलिटेट कराते हैं। तो जैसे नॉर्मली मैं इसको ऐसे लेता हूँ सचिन कि जैसे कोई मेरे पास एक किसी ने आया कि मुझे मेरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रजिस्टर कराने तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई क्या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है क्योंकि यहाँ अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं बाहर से कोई आ रहा है यहाँ पे सेटअप करने के लिए तो भाई पहला सवाल होता है भाई आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर है तो ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैं आपको बताऊं क्योंकि नए प्रोडक्ट के लिए अगर आपका प्रोडक्ट बहुत फेमस नहीं है और बहुत ज़्यादा वेल नोन आपकी कंट्री में नहीं है तो आपको यहाँ लोकली डिस्ट्रीब्यूटर मिलना बहुत चैलेंज होता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत कंपटीशन है। एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस और उसके बहुत सारी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के चैलेंज लेने में हिचकिचाते हैं तो वो नए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर मिलता नहीं है। अब उसके लिए चैलेंज है कि या तो वो अपनी कंपनी सेटअप करे और कंपनी सेटअप करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब ये यहाँ बहुत सिस्टम बहुत ही जो है वो हो गया अट्रैक्टिव ना बहुत कंपनी सेटअप की कॉस्ट बहुत कम हो गई और दूसरे इजी भी हो गया तो अभी ये एक चैनल काम कर रहा है बहुत अच्छे से जी। थर्ड जैसे मैंने बताया कि जो IOR वाला है तो हम उसको यही ऑप्शन AR एंड IOR की जो सर्विस होती है कि अगर वो कंपनी नहीं बना रहा है तो फिर हम उसको एक थर्ड ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी वो बना ले। लेकिन ये कि ये 3 चैनल में से कोई एक चैनल है उसको अगर UAE में आना है तो ये उसको एक रास्ता उसको लेना ही पड़ेगा लेना ही चाहिए। अच्छा बिजनेस सेटअप की बात करते हैं जब हम नया कोई अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी वो भी करती है? जी बिल्कुल हम कंपनी सेटअप का काम करते हैं क्योंकि हमने एलिगेंट की स्टार्टिंग बिजनेस सेटअप के साथ ही की थी। वो टाइम था जब यहाँ पे 5149 हुआ करते थे लोकल एक स्पॉन्सर होना चाहिए था तो हमने वहीं से स्टार्टअप किया था अपना काम का। और 5149 बेसिकली वो था ना कि LLC कंपनी लोकल के साथ था और 49 जो है जो एक्सपेक्टेड होते थे लेकिन वो रूल पिछले 2-3 सालों से वो हट गया। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 100% ऑनरशिप जो है आप कर सकते हो मेनलैंड कंपनीज में भी। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनमें अभी भी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन कुछ बहुत लिमिटेड लाइक जैसे मनी एक्सचेंज है या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ है। बाकी सब में अब 100% ऑनरशिप अलाउड है यहाँ पे मेनलैंड कंपनीज। अच्छा एक बिजनेस सेटअप को लेके जो सबसे बेसिक सवाल लोगों के दिमाग में होता है वो मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस कि उन लोगों को तो ये जरूरी होता है कि ये कितना कॉस्ट लगता है इसमें कितना लगता है? सचिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेनली जब मैं मेरे से जब इस तरह के सवाल होते हैं तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई आपको करना क्या है, हाउ यू वांट टू सेल इट। आपको एक स्टोर करके दुकान बना के आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं या फिर आपको इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करना है या आपको यहाँ पे स्टोरेज करना है या आपको सिर्फ एक माल ऑनलाइन लेट्स से अमेजन पे बेचना है या अपने खुद के वेबसाइट से बेचना है। आपको काम क्या करना है? आप एक कंसल्टेंट हो तो आपको यहाँ बैठना है या आपको खाली ऑनलाइन ही अपनी सर्विसेज देनी है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कॉस्ट को।
जी। एक हाइपोथेटिकल ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट है हम्म या पाकिस्तान में कोई बना रहा है, कोई प्रोडक्ट है, ऐसी हम्म चीजें जो घर पे बना रहे हैं या कोई होम हम्म टाइप के वो प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई चाहता है कि उसको पैकेज करके यहाँ पे लाके बेचें इन द सुपरमार्केट्स, जैसे कि शेल्फ में लग जाए, सुपरमार्केट्स के शेल्फ में छोटे छोटे ब्रांड्स आने लगते हैं वैसे, कि ताकि वो फिर जितना बिकेगा बिकेगा, फिर उसके बाद वो ये होता रहेगा। सपोज कोई चाहता है कि इस तरह का एक बिजनेस सेटअप करना है, इंडिया या पाकिस्तान से इंपोर्ट करें, यहाँ पे सुपरमार्केट्स में बेचें, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बिजनेस? देखिए, अगर उसमें दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। एक तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दूसरी एक रिक्वायरमेंट हो गई। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं दूसरे वाले सवाल पे आता हूँ कि सुपरमार्केट में प्लेस करना या सिर्फ सुपरमार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका भी एक बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि आपको अगर किसी सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट रखवाने हैं, लेट्स से यू वांट टू प्लेस इन लुलु और काफोर, तो एक बहुत बड़ा और बहुत बड़े प्रोडक्ट, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत कॉस्टिंग वाला काम है। क्योंकि उनमें लिस्टिंग होना, उनकी एक बहुत फीस होती है इन सुपरमार्केट्स की, सेल्फ की फीस वो चार्ज करते हैं, कुछ फिक्स अमाउंट होता है, फिर उनकी एक सेलिंग टर्म होती है। तो एक स्मॉल, अगर वही बात आ गई कि छोटे ब्रांड के लिए वो सब करना बहुत चैलेंजिंग होता है कि वो एक डायरेक्ट सुपरमार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस कराए। इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो ऑलरेडी इन जगहों पे रजिस्टर्ड हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो आती है पॉइंट, ये इसलिए आता है कि हर कोई चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर मिले, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ऐसा मिले जो चलने वाला हो। क्योंकि अगर वो कोई ऐसा नया ब्रांड लेके नया प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नए ब्रांड के लिए एक बहुत चैलेंजिंग है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सही उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो, या तो वो खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रोडक्ट का अपने, जैसे वो ग्रोसरी पे या किसी छोटे सुपरमार्केट्स में जहाँ पे बहुत दिन को लिस्टिंग फीस हाई नहीं है, तो वहाँ से वो एक शुरू करता है। या फिर कोई जो होलसेलर्स है, जो होलसेल मार्केट है, जैसे अलरास में होलसेल मार्केट है, तो होलसेलर को वो सप्लाई कर सकता है। और वो होलसेलर फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या फिर उनके पास जो लोग आते हैं जो परचेज करते हैं, छोटे ग्रोसरी वाले। जी। सो शफीक साहब, मतलब जब बिजनेस के सेटअप में जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि लोग अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, और उसमें अगर सपोज किसी ने ये अगर प्लान किया कि वहां से कहीं से इंपोर्ट करके इंडिया से बल्क में लाके यहाँ पे अगर रीपैक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे पॉसिबल होता है? मतलब ऐसे या बिल्कुल ये पॉसिबल है, और ये एक बहुत कॉमन तरीका भी है यहाँ पे। हालांकि स्टार्टअप्स को ये थोड़ी सी एडवाइस कम होती है मेरी कि वो यहाँ करें, लेकिन ये एक तरीका ये भी है। इसमें होता है कि इनको 2 बार रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप बल्क क्वांटिटी आप लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल राइस का ही आप बात करें, या पल्सेस या कोई भी ग्रेन्स वगैरह की अगर वो लेके आ रहा है, तो वो 50 kg नॉर्मली, जैसे राइस वगैरह तो 50 kg के बैग लेके आते हैं। तो वो उसको वो B2B जो है रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब वो यहाँ पे लाने के बाद उसको रीपैकिंग करवाना होता है उसे। तो रीपैकिंग भी आपको यहाँ पे कंपनीज हैं जो रीपैकेजिंग की कंपनीज हैं, आप उसको अपने घर पे पैक नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीपैकेजिंग अथोराइज कंपनीज हैं जो DM से अप्रूव्ड है। तो रीपैकेजिंग कंपनी फिर आपको वो कंज्यूमर पैक में पैक करेगी, 1 किलो, आधा किलो, जो भी आपको पैकिंग करानी है। फिर वो पैकिंग को आपको रजिस्टर कराना है दोबारा से, और उस पैकिंग पे लिखा होगा कि लाइक ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट इज इंडिया, पाकिस्तान या जहां भी, और रीपैक्ड इन UAE, और कहाँ है उसका नाम, रीपैकिंग किसने किया उसका नाम भी आएगा। ओके। क्योंकि जब रीपैकिंग लाइसेंस, उसका रीपैकिंग कंपनी का लाइसेंस भी रिक्वायर्ड हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी मांग ले, तो वो पता आपको जो है आपको लिख के देना, वो आपको मेंशन करना होता है। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और ये काफ़ी लोग इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये आसान होता है। क्योंकि अगर आप बाहर से छोटी छोटी पैकिंग लेके आते हो, तो कभी कभी बहुत सारे मामलों में वो एक ट्रांसपोर्टेशन में या लाने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। हालांकि ये हर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लागू होता। फॉर एग्जांपल जैसे सप्लीमेंट्स है या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स है, तो उनको उनकी एक सर्टेन कैटेगरी है, उन्हीं को आप रीपैक कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स को आप रीपैक नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स जैसे उनको अलाउ नहीं है रीपैक करना, अगर जिस तरह की आपकी बल्क क्वांटिटी। जैसे सप्लीमेंट होते हैं फूड सप्लीमेंट्स, मैं यहाँ सप्लीमेंट की बात करूँ, फूड सप्लीमेंट्स की, जैसे वाइटामिन है, मिनरल्स है, या फिर आपके जो सप्लीमेंट जो
जो डिफरेंट सोर्सेज में होते हैं, जिसमें आपके जो आपको फूड के साथ, दे आर नॉट मेडिसिनल प्रोडक्ट बेसिकली, लेकिन आप उनको एक एज ए एडिशनल फूड की तरह लेते हैं। विटामिन सी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम्स है, ये डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी होते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में भी होते हैं, और कोलोजेंस वगैरह होते हैं। तो ये सब जो है वो सप्लीमेंट होते हैं। तो ये चीजें फार्मेसीज में मिलती है, लेकिन है हाँ, ये एक कैटेगरी है कि अगर उस पर कोई मेडिकल क्लेम नहीं है आपके प्रोडक्ट पर, और कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कवर करे, या मैं, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो मिनिस्ट्री हेल्थ में वो रजिस्टर होगा। तो अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो एक नॉर्मल हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है, और वो दुबई म्यूनसिपैलिटी के अंडर वो रजिस्टर हो जाता है, और उसको आप विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एनी, बिना फार्मेसी के, एक नॉर्मल सुपरमार्केट में या ग्रोसरी में भी उसको आप सेल कर सकते हो। करेक्ट। और सपोज अगर किसी ने दुबई में इसको रजिस्टर कर लिया, दुबई, अब हम दुबई म्यूनसिपालिटी की बात करें तो जो कोई प्रोडक्ट अगर दुबई में रजिस्टर कर लिया, तो क्या उसको फिर शारजा, रसल खैमा, अबू धाबी में, दूसरे एमिरेट्स में उसको बेच सकते हैं? यस, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट, खास जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपने रजिस्टर किया, तो ये अलाउड है कि आप पूरे यूएई में उसको सेल कर सकते हो, और इंपोर्ट उसको आप दुबई से इंपोर्ट कर सकते हो, और सेल आप बाकी सारे यूएई में कर सकते हो। ओके। और सेम चीज फिर दूसरे पे भी लागू होता है, जैसे कि अगर किसी ने रसल खेमा में अगर कोई मैन्युफैक्चर करके वहां पे अगर रजिस्टर कर लिया, तो बाकी के पूरे यूएई के लिए? नहीं, इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट है कि अगर आपने रासल खामे में मैन्युफैक्चर किया, वहाँ से अप्रूव ले लिया, लेकिन अगर आपको दुबई में वो प्रोडक्ट सेल करना है, तो अगेन दुबई म्यूनसिपैलिटी में उसका लेवल असेसमेंट या प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। ये अपनी दुबई म्यूनसिपैलिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये कि तकरीबन लोग फिर यही करते हैं कि वो दुबई म्यूनसिपैलिटी से ही अप्रूव कराते हैं, ताकि वो पूरे यूएई में एक्सेप्टेबल हो जाए। हालांकि दूसरी म्यूनसिपैलिटी भी रेगुलेटरी को काम करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, लेकिन प्रेफरेबली क्योंकि वो पूरा यूएई कवर हो जाता है, और खासतौर से क्योंकि दुबई सबसे बड़ा मार्केट है, तो हर कोई चाहेगा कि ये कवर हो। अच्छा, अबू धाबी का कैसा है? मतलब अगर आप अबू धाबी में रजिस्टर करते हो, तो क्या वो पूरे यूएई में कवर हो सकता है? नहीं, अगर दुबई अबू धाबी म्यूनसिपैलिटी का है तो वो अबू धाबी में ही कवर होगा, लेकिन दुबई म्यूनसिपैलिटी का है वो पूरे यूएई में कवर हो जाएगा। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बिल्कुल। ये है इसका एक, क्योंकि यहाँ पे असल में एक पॉइंट इसका ये भी है कि दुबई म्यूनसिपैलिटी अपने इस कंप्लायंस में, रेगुलेटरी वाले काम में बहुत एडवांस है। अपना पूरा इनका दुबई सेंट्रल लेबोरेटरी है, और पूरी एक टीम और पूरा डिपार्टमेंट इन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है। अब बहुत ये इसमें एक और जो फूड से रिलेटेड मैं बताऊँ, फूड से रिलेटेड इनका एक पोर्टल है, जेड GAD के नाम से। अच्छा। वो उस पे रजिस्टर होता है, तो वो दुबई म्यूनसिपैलिटी उसको जो मैनेज करती है, लेकिन उस पे सारे, अगर आपने उस पे रजिस्टर करा लिया, तो वो सारे इंटीग्रेटेड है सारे म्यूनसिपैलिटीज का। उस पे आप जाओगे तो आपको सारे म्यूनसिपैलिटीज के लोगोस मिलते हैं, वो सब जगह। तो अगर आपने जेड पर प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपने दुबई म्यूनसिपैलिटी में रजिस्टर करा लिया, तो भी वो जेड पे वो वहां भी दिखाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है उसका। इसीलिए दुबई म्यूनसिपालिटी का जो है वो फिर हाँ, वो ज़्यादा, और क्योंकि एक जो आपका जो पोर्ट है, वो भी जबल अली पोर्ट जो सबसे जो सब इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और जिसमें सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी है, वो भी है, तो वो सबके लिए आसानी भी यही होती है कि वो यहाँ रजिस्टर करा ले। टाइम फैक्टर जो आपने बताया, नॉर्मली अगर कोई नया प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है, तो कितना आपने बताया, 2-3? अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स का है, जैसे नॉर्मली अगर फूड प्रोडक्ट है तो हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है, 7 से 10 दिन का। और ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन बता रहा हूँ मैं। कभी कभी अगर टाइम थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, अगर टेक्निकल ग्लिच हो या कुछ और रीज़न होते हैं काम का, अगर म्यूनसिपैलिटी के पास हो, लेकिन नॉर्मली ये 7 से 10 दिन। और कॉस्मेटिक और सप्लीमेंट्स है, या जो परफ्यूम्स और ये सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको तकरीबन 21 डेज, हम जैसे 3 वीक का टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम है कि इतना लगता है। इसमें फिर अब अगर आपने उन्होंने लैब टेस्ट मांग लिया आपके प्रोडक्ट पर, तो फिर और हफ्ता 10 दिन आपको और ज़्यादा लग सकता है। नॉर्मली जो हम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक या सप्लीमेंट या जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट करा रहा है, तो उनको उनके सैंपल्स भी अरेंज करने होते हैं, क्योंकि वो जर्नली जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर दुबई म्यूनसिपैलिटी आपसे सैंपल्स मांगेगी, उनको टेस्ट कराएगी। क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि आपका प्रोडक्ट में ये है, और ये प्रोडक्ट जैसे मान लो, जैसे अभी 2 दिन पहले एक प्रोडक्ट था, सप्लीमेंट था, हमने उसको रजिस्टर कराया, प्रोडक्ट प्रोसेस था, क्लाइंट ने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया था कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन जब लैब टेस्ट हुआ तो उसमें अल्कोहल डिटेक्ट हो गया, तो वो प्रोडक्ट नहीं रजिस्टर होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है कि आपको, जैसे इतना इम्पोर्टेंट, मतलब अगर, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप किसी भी स्टेप को लेने से पहले, किसी भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करा लें, उसको एक पहला पूरे प्रोसेस को चेक कर लें कि वो उस क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जी।
और होम बेस्ड अगर घर पे लोग अगर कुछ अपना प्रोडक्ट बना के ऐसे पॉसिबल है कि कोई घर प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं? दुबई म्यूनसिपैलिटी की इसकी एक अपनी कंडीशन है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर फूड प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें ये कंडीशन है कि फूड आपके पास फूड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हालांकि कुछ कंडीशंस में इन्होंने कुछ जगह अलाउ किया है, जैसे ई ट्रेडर एक लाइसेंस होता है जो बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग के लिए दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एक इशू करती है। हाँ। उस ई ट्रेडर पर एक जैसे कुछ एक्टिविटी होती है शॉप मेकिंग की, तो उस पे अलाउ है कि वो प्रोडक्ट घर पे बना के रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन उसमें इन जनरल आप इसको मोटे तौर पे अगर मानेंगे तो आप होम बेस्ड प्रोडक्ट आपके रजिस्टर नहीं होते, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या चाहे आपके फूड आइटम्स हो। उसका एक प्रोसेस बनाने का तरीका है कि वो एक जो रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसी में बनना चाहिए, और फिर वहीं से फिर वो उसका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि अगर मैं मफिन्स बना सकता हूँ घर पे, जैसे बना नहीं सकता मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं मफिन्स बनाता घर पे अगर, ओके, तो और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हर मफिन को एक प्लास्टिक में वो करके, मैं चाहता हूँ कि एक उसका नाम दे के सचिन्स मफिन्स बना के कुछ ऐसे बेचना शुरू करूँ, तो मैं नहीं कर सकता? उसके लिए मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा पहले हाँ, या नहीं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। उसमें उसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक सबसे अच्छा तरीका ये हो गया कि बहुत सारी जैसे बेकरीज हैं या फिर जो क्लाउड किचन्स हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि आप उनसे अपना प्रोडक्शन करवा लें। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट, जैसे प्राइवेट लेबलिंग नॉर्मली बोलते हैं कि आप किसी जो ऑलरेडी बना रहा है, और यह बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो आपको पूरा आप बोलोगे सारी प्रोडक्ट लाइन है, या खाना बना के दे सकते हैं प्रीपैक पूरा खाना बना के, या प्रोडक्ट्स आपके बना के दे सकते हैं, वो आप उनसे बनवाएं, अपना लेबल लगाएं। तो उसमें क्या होगा कि आप एक ट्रेडिंग कंपनी, आपने सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग का नाम आप किसी और का डालें और प्रोडक्ट को रजिस्टर कराएं और बेचें। आई थिंक ये फूड वाला मामला बहुत सेंसिटिव है। मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि वो मतलब नॉर्म्स को या इनको वॉयलेट करे और इनके आगे जाए, क्योंकि ये बहुत ही अगेन फिर हम वही फाइन्स की बात करते हैं, और ये किसी की और ज़िंदगी से रिलेटेड है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरे फॉलो नहीं किए, हाइजीनिक कंडीशंस है, उसकी सेफ्टी के पार्ट्स है, अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। शफीक साहब, एक और सवाल है, मतलब आई थिंक हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे भी डिस्कस करा है। एक चीज़ है जो जिस तरह के वीडियो कंटेंट, जैसे मैं मतलब पॉडकास्ट ये करता हूँ, हम बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट, या कोई है जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं जो अपना वो करते हैं, तो जब ऐसे जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ओके, ये बिजनेस सेटअप के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर क्या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई ऐसी कैटेगरी है कि मैं अपना, ज़रूरी है इनके लिए कि अपना बिजनेस सेटअप कर दें या मतलब कंपनी को रजिस्टर करें? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक नॉर्मली इस तरह की जो कैटेगरी है वो एक फ्रीलांसर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फ्री जोन्स ने एक अलाउ की है कैटेगरी, जो क्रिएटिविटी वाले जो लोग होते हैं उनको, कि ये जो इंडिविजुअल जिसमें स्किल ज़्यादा होती है, जो कि वो अपने यूट्यूब चैनल या अपने खुद के जो भी दूसरे पॉडकास्ट या जो भी डिफरेंट सोर्सेस से वो अपने मार्केटिंग करते हैं, तो वो कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन है कि एज ए फ्रीलांसर वो अपना एक रजिस्टर, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव टू रजिस्टर एज ए फ्रीलांसर, क्योंकि जब आप कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करोगे, क्योंकि आप या तो पैसा लोगे या दोगे, या ऑब्वियसली दैट्स कहीं ना कहीं तो पैसा तो इन्वॉल्व होगा, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी। तो या तो आपके पास फ्रीलांसर लाइसेंस होना चाहिए, और या फिर आप एक प्रॉपर आप एक कोई भी अपना डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी इस तरह की आप बनाकर भी अपना काम कर सकते हो। और इसके लिए क्या कितने एक्सपेंसेस होते हैं? यहाँ पे एक्सपेंसेस आई थिंक एक अगर डिजिटल जैसे कंटेंट वाली जो कंपनी है, अगर आप फ्री जोन में बना रहे हो, अगर वीज़ा चाहिए तो आई थिंक मिनिमम अभी इस टाइम पर 12,000 दरम 12,000 दरम में आपकी कंपनी और आपकी वीज़ा और आपका फ्लेक्सीडेस्क एड्रेस, आपका एक कंप्लीट सेट आपको सिर्फ मतलब 12,000 में मिल रहा है अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे याद है वो टाइम कि यहाँ पे कंपनी सेट करने का मतलब
50,000 60,000 से ऊपर बात ही नहीं होती थी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि जितनी कम कॉस्ट में जो है वो कंपनी रजिस्टर हो रही है, उसमें वीज़ा भी आपको मिल रही है, और आप आजकल तो डिजिटल बैंक अकाउंट भी हो गए, तो बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ बैंक के लिए भी नहीं, अकाउंट के लिए भी नहीं करनी होती है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी प्रोसेस में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था तो ये सारा इतनी आसानियाँ नहीं थी सचिन, बहुत टफ टाइम था, बहुत मुश्किल थे। आपको ऑफिस लेनी पड़ती थी, आपको वीज़ाओं के कोर्स, आपको लाइक लोकल स्पॉन्सर लेना होता था, तो एक उसकी फ़ीस होती थी, तो एक बड़ा खर्चा होता था। लेकिन अब स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी आसानी है। इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे भी उनके स्टार्टअप्स यहाँ पे जो फंडिंग्स वगैरह जैसे अवेलेबल हो गई, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट की अपनी फंडिंग्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से वो स्टार्टअप जो है वो ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो लाइक दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक जो है वो एक इनका एक प्रोग्राम आता है जो स्टार्टअप्स को, आप अपने जो है स्टार्टअप्स को रजिस्टर करा सकते हैं, और अगर आप एक अच्छी, अगर आपने वो उसमें है तो वो बहुत बड़ा प्राइज़ वगैरह है वो देते हैं, और आपको सारी फंडिंग करवाते हैं वो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएई में जो है स्टार्टअप्स के लिए आ गई। और आपने वो ग्रोथ देखा है दुबई का ना, जब जी मतलब बिल्कुल, starting हमने से बिल्कुल वो हमने देखा है, वो टाइम भी देखा है। जी। यहाँ की जो गवर्नमेंट का मैं रियली बहुत उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सचिन, मैं उस टाइम को याद है मुझे, जब हम एक लाइसेंस, एक नाम अप्रूवल लेने के लिए सुबह जाते थे तो आधा आधा दिन खाली एक नाम लेने के लिए, या एक लाइसेंस बनने में, नॉर्मली जो मेनलैंड के लाइसेंस बनने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता था। और अब आप यकीन करेंगे, मेनलैंड कंपनी का लाइसेंस जो आजकल गवर्नमेंट ने इंस्टेंट बना दिया, आपको ऑफिस की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट से 40 मिनट में आपका लाइसेंस बन के हाथ में आ जाता है। वाह। अगर कभी का अप्रूवल में कभी कभार थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन जनरल कंडीशन में 30-40 मिनट में आपको कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन सिस्टम में बैठ के आप लाइसेंस बना सकते हो। फ्री जोन से भी ज़्यादा आसान आपका इंस्टेंट लाइसेंस बन जाता है मेनलैंड में। तो एक वो टाइम में कभी काउंट करता हूँ, कभी हम जब डिपार्टमेंट जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि भाई एक टाइम था कि हम एक हफ्ते तक एक लाइसेंस के बनाने में वेट करते थे, और अब ये कि तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, रियल में डिजिटलाइजेशन उन्होंने किया है, इतने कामों को आसान कर दिया है। और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, जब हम बाहर दूसरे कंट्री से क्लाइंट्स आते हैं, जब हम उनको जब ये स्टोरी उनके साथ शेयर करते हैं और यहाँ की जब चीज़ों को हम उनके सामने बताते हैं, तो लाइक अमेज कि यार कैसे इन्होंने इस सारी छोटी सी कंट्री ने किस तरीके से जो ग्रोथ की है, खाली दिखावे वाली ग्रोथ, खाली बिल्डिंग्स पे ग्रोथ नहीं की, इन्होंने सिस्टम को ग्रो किया है। इन्होंने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एक मैनेज कर लिया है कि अब नोबडी कैन कम्पीट देम। अब कोई इनको हिला नहीं सकता। अच्छा, जो लोग अभी मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जो नए उसमें हैं, तो एज अ फाइनल एडवाइस कंक्लूडिंग आपके लिए, आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगा उन लोगों के लिए? सचिन, मेरा मैं इसमें सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको अपना पहले होमवर्क करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आप अगर दुबई में आ रहे हो, देखो यहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई है कंपैरेटिवली आप अपनी कंट्रीज से। यहाँ रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं कंपैरेटिवली हम अपनी जो होम कंट्रीज में जो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले तो ये माइंडसेट करके आना है कि आपको वो सारे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस के बिना आप नहीं बेच सकते, या बिना वीज़ा के आप नहीं रह सकते, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो ये आपको पहले से तैयार होना चाहिए। तो आप उन सारी कॉस्ट को आप इवेलुएट करें, वो देखें कि आपके, क्योंकि प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की अपनी एक कॉस्ट होती है, और ये हर प्रोडक्ट के लिए होती है। आप प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपने ब्रांड एक रजिस्टर करा लिया। अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट है तो वो 50 एप्लीकेशन है, वो 50 की फीस है। तो आप उतना अफोर्ड भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपको कितनी कॉस्ट, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे हैं। फिर उसके बाद यहाँ की एक सेटअप कॉस्ट होती है, उसके बाद एक रिकरिंग कॉस्ट होती है जो आपको रेगुलरली करनी है। रिन्यूअल्स आते हैं, लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना है। आपके बाद आपको दूसरे और भी जो खर्चे हैं, आपके टैक्सेशंस हो गए, आपका कॉर्पोरेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, वैल्यू वेट में आपको रजिस्टर कराना है, उसके आपको उसके रिटर्न्स आपको भरने हैं। उसके अलावा आपको स्टाफ है तो उसकी सैलरी, उसके जो WP, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पूरी वर्किंग करनी होती है। और प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकली करूं तो आपको प्रोडक्ट की एक पूरी मार्केट स्टडी आपको ज़रूरी करनी चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते तो ठीक है, वरना आपको बड़े नुकसान की बजाय कि आप किसी कंसल्टेंट को फीस पे करके उससे एक एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें कि यहाँ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल सकता है, और किस तरह के प्रोडक्ट आप पे चल रहे हैं, कि बजाय हम अपनी लिमिटेड सोच के साथ सोचें कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट देखा, ये चल रहा होगा। ये वाकई बहुत नुकसान की बात है। मैंने बहुत सारा ऐसा हुआ है कि लोगों ने प्रोडक्ट लाइन लाए, प्रोडक्ट आए और
उसके बाद निकल गए, क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ का बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है आपके पास, क्योंकि यहाँ एक डिफरेंट प्राइस सेगमेंट है। अगर यूएस का प्रोडक्ट है तो एक अलग सेगमेंट है, जर्मनी का प्रोडक्ट है, अब वो इंडिया का प्रोडक्ट है या पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, तो एक सेगमेंट है, उसके बायर भी एक अलग तरह के हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि आप किसको बेचना चाह रहे हो, आपका बायर कौन है प्रोडक्ट का, और उसी के मुताबिक आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी इम्पोर्टेंट है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें देखनी। अगर आप वो वर्किंग कर लेते हो पूरी, तो आई थिंक दुबई से बेस्ट और यूएई से बेस्ट कोई इस टाइम पर फ्लोरिशिंग मार्केट नहीं है, जहाँ पे आपको एक इतनी इजी, मैं सचिन आप यकीन करोगे, आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, और जो मैंने लोगों से सुना है कि आई थिंक दुनिया में इससे ज़्यादा आसानी से प्रोडक्ट कंपनी सेटअप करना और फ्लोरिश करना, मैंने इतने, मेरे पास एग्जांपल है कि जिन्होंने मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक ऐसे कंपनी सेटअप की थी, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज कई बार ऐसा था कि बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। एक कंपनी है जो यहाँ पे इस टाइम पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की है, लेकिन 3 साल पहले उस कंपनी ने स्टार्ट किया था, पहला प्रोडक्ट हमारे साथ रजिस्टर कराया था। ओके। आज उस कंपनी के आई थिंक मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हमने रजिस्टर किए हैं, एंड दैट इज यूएई में नंबर टॉप 5-6 कंपनीज में कॉस्मेटिक कैटेगरी में उसके प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो कंपनी उसने इतना ग्रो किया है, तो बहुत स्कोप है। और आप बोलोगे कॉस्मेटिक तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन उसने एक अपना एक डिफरेंट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड वो अपने लेके आए, एक बहुत सेगमेंट नीच मार्केट को उसने टारगेट किया, और उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी रखी, अपनी अप्रोच को उसी तरीके से रखा, एंड वो अपने आप को उसने 3-4 सालों में इतनी अच्छी तरह स्टेबल कर लिया। दुबई में बिजनेस मतलब बहुत अच्छा बिजनेस फ्रेंडली एग्जैक्टली सारी चीज़ें आसान है, और यहाँ रिसोर्सेज बहुत है, सब कुछ वेल प्लान है, सब कुछ रिसोर्सेज चीज़ें हैं सारी, आपको बस सिस्टम सारा है, सिर्फ आपको एक बिजनेस एक्यूमेंशिप जो है वो आपको चाहिए, वो डेडिकेशन चाहिए, वो एक कंसिस्टेंसी चाहिए। हर बिजनेस टाइम मांगता है, मुझे लगता है कि अगर आप वो फोकस कर सकते हो तो आपके लिए दुबई के दरवाजे खुले हैं। एक बहुत ज़रूरी सवाल, जो लोग बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो आपके थ्रू जो प्रोडक्ट रजिस्टर करना चाहते हैं, आपको कैसे कांटेक्ट करें, आपकी कंपनी को कैसे कांटेक्ट करें? हमारी जो वेबसाइट है elegantservices.ae है, उस पे ऑप्शन है कि वो उस पे विजिट करें, उस पे हमारे ऑनलाइन बुकिंग उस पे हो, हमने ऑप्शन रखा हुआ है, अभी तो फ्री है, तो वो एक ऑनलाइन बुकिंग अपनी जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं, कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन हम दे रहे हैं, और अराउंड 30 मिनट का हम कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें हम उसको सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, और उसको जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे डिसाइड करें, तो वो वहाँ पे जब आप बात करोगे या जब हमारी टीम से मिलोगे तो आपको वो पता चलेगा कि हम किस तरीके से आपके डाउट्स को और किस तरीके से हम आपके साथ जो है वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो वो एक आइडिया आपको पता चल जाता है कि किसके पास कितनी स्किल्स है और कितना नॉलेज है। शफीक साहब, थैंक यू सो मच। इतना सारा हमने आज, मतलब मैं खुद तो बहुत सारा कुछ सीखा, आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत कुछ आज सीखा है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस के बारे में, और यूएई में किस तरह से बिजनेस सेटअप करते हैं। तो एक बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा ये, तो बहुत खुश हूँ कि आज इतना एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हुआ। एक आखिरी सवाल कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट में? सचिन, मैंने पहले भी देखा है, आपके पॉडकास्ट देखे हैं, और मैं काफ़ी लाइक एडमायर करता हूँ कि जिस तरीके से आप पॉइंट्स को और जिस तरीके से रिलेवेंस पॉइंट आप लेते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे भी जो जब ये मिला इनविटेशन, तो मुझे आई वाज रियली लाइक वेरी एक्साइटेड कि मैं जो बातें जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं या आपके सब्सक्राइबर हैं, उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो मिस होती हैं, और उसकी वजह से लोगों को बड़े सेटबैक लगते हैं, बड़े नुकसान होते हैं। तो ये अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अगर उनके तक जाती है और वो इस चीज़ों को अगर पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़े एक आगे बढ़ने के लिए उनको एक बहुत हेल्पफुल ये सारी हमारी कन्वर्सेशन जो है वो काम आ सकती है उनको। शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा कुछ नॉलेज शेयर किया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सचिन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे शफीक अहमद, एलिगेंट सर्विसेज के फाउंडर, और हमने डिस्कस किया कैसे प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना है, कैसे बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करना है। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपके पास कोई सवाल है इनके लिए, तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, elegantservices.ae डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, अगर आपको कमेंट्स में लिखना है, तो आप कमेंट्स में भी हमको पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ उसका रिप्लाई दे सकें।
तो देखते रहिए, सुनते रहिए, बी योर ओन बॉस।